नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। झारखंड और महाराष्ट्र इन दो राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद से विपक्ष में भयंकर कोहराम मचा हुआ है। आपस में मोदी विरोधी भिड़ गए हैं, गाली गलौज चल रहा है, एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं, रात भर मीटिंग करके फोन खड़का रहे हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी मुसीबत जो आ गई है वो है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए। उद्धव ठाकरे रात भर बेचैन रहे। मातोश्री में ऐसा लगा कि गहमा गहमी का माहौल था, लेकिन टारगेट एक नहीं कई थे। टारगेट उद्धव ठाकरे के दूसरे नेता थे, जिनके अंदर इस बात के लिए परेशानी है कि क्या आगे हमें उद्धव ठाकरे के साथ उनके विचारों के अनुसार राजनीति करनी चाहिए। क्या उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी के लीडर बनने के योग्य हैं? क्या उद्धव ठाकरे अगर खुद से नहीं तो दूसरे एक प्रमुख सलाहकार जिनकी चर्चा बार बार सामने आ रही है उसके इशारे पर ये कर रहे हैं? अब ये असमंजस की स्थिति रही और जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहे थे उसमें तो उद्धव ठाकरे को ये एग्जिट पोल से भी ज्यादा बड़ा झटका लगता दिखाई पड़ा। एक दो ऐसे जो स्थानीय एजेंसियां थी उसने तो यहां तक कह दिया उद्धव ठाकरे की पार्टी तो 11 से 12 सीटों पर सिमटने वाली है। ये जो कुछ एजेंसियों ने सर्वे करके बताया था कि 21 से 29 सीटों तक आ सकती है, वो पूरा धाराशायी हो गया। और उद्धव ठाकरे की पार्टी के अपने बूथ रिपोर्ट में भी शिवसेना यूबीटी की स्थिति सबसे कमजोर नजर आई। सबसे महत्वपूर्ण जगह जो ठाकरे के लिए है, जो ठाकरे परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, जिसके लिए कहा जाता रहा कि कोंकण मतलब ठाकरे, ठाकरे मतलब कोंकण, ये कोंकण, कल्याण, ठाणे और मुंबई का पूरा बेल्ट 75 सीटों वाले क्षेत्र में उद्धव ठाकरे की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ी रही। 36 सीटें जो मुंबई की है उसमें अगर 4-5 सीटें उद्धव ठाकरे को आ गई तो यह बहुत बड़ी बात है। ऐसी ही चर्चा रात भर बुध से जो एनालिसिस होता रहा उसके अनुसार उद्धव परेशान रहे और उस मीटिंग से संजय राउत को डांट कर भगा दिया, क्योंकि सारे नेता जो उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं, जो इकट्ठा हुए थे इस एग्जिट पोल के बाद मीटिंग के लिए और आगे की स्ट्रेटजी बनाने के लिए, उन सब में से ज्यादातर लोगों का कहना था कि उद्धव ठाकरे के सलाहकार संजय राउत ने सारा गड्ढमड किया है। जिस तरीके से संजय राउत बड़बोला बना फिरता है, वो अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं रखता, वो बैलेंस करना नहीं जानता, उसके कारण उद्धव ठाकरे की पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हम ये डिफेंड करने की कोशिश करते रहे, सारे यूबीटी के लीडर ये मानकर चलते रहे कि हिंदुत्व के एजेंडे से, हिंदुत्व के मुद्दे से हम भटके नहीं हैं। यहां तक कि उद्धव ठाकरे हर मंच पर यह बात करते नजर आए कि देखिए हम कांग्रेस नहीं बन सकते हैं, ये हमारे जीन में नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर सवाल उठ रहा था कि जिस बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था कि हम अपनी पार्टी को कांग्रेस नहीं बनने देंगे, जिस समय यह स्थिति शिवसेना की आ जाएगी कि यहां के लोग कांग्रेस की तरह व्यवहार करने लगेंगे तो फिर हम अपनी दुकान तक बंद कर देंगे। और इसीलिए जो ये चर्चा चल रही थी पूरे महाराष्ट्र के अंदर, उद्धव ठाकरे को आकर कहना पड़ा कि नहीं, हम अपनी पार्टी को कांग्रेस नहीं बनने देंगे, कांग्रेस के साथ ये गठबंधन जो है ये चुनाव तक ही सीमित है, इसके अलावा हमारी विचारधारा स्पष्ट है। हम अंदर से हिंदुत्व की बात ही करते हैं, लेकिन आजकल रोजगार की बात करने लगे हैं। हिंदुत्व के साथ रोजगार, विकास ये हमारा मुद्दा है। लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे की पार्टी के दूसरे नेता भी ऐसा बोले, यहां तक कि खुद उद्धव ने अलग अलग मंचों से यह भी कहा कि हमसे गलती हो गई है, हमने कुछ गलतियां कर दी है और उन गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन इस बार हमें सपोर्ट कीजिए। अगर इस बार सपोर्ट नहीं किया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इनके सलाहकार ये जो संजय राउत है, संजय राउत ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि देखो एक उत्तर प्रदेश से व्यक्ति आया है, योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा करते हुए अपने आप को संत कहता है, भगवा धारण करता है और यहां आकर क्या पैदा करता है? वैमनस्यता।
यहां सांप्रदायिक तनाव पैदा करता है। उन्होंने भगवा पर कटाक्ष किया, उन्होंने हिंदुत्व पर कटाक्ष किया, उन्होंने योगी पर कटाक्ष किया, और ये बातें शिव सैनिकों को भी अच्छा नहीं लगा कि हम भले ही कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम कांग्रेस के विचारधारा के साथ नहीं चलेंगे। और दूसरी तरफ जिस तरीके से संजय राउत के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि देखिए, अभी तक संजय राउत ने 2019 के बाद से क्या किया है। संजय राउत उसी रास्ते पर चल रहा है जो शरद पवार ने दिखाया। शरद पवार ये मानना करते थे कि देखो, महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस है और एनसीपी है, उधर भारतीय जनता पार्टी है और शिवसेना है। इस पूरे सिचुएशन में एक ही पार्टी है जिसको हम कमजोर कर सकते हैं और जिससे हमें फायदा होगा, और जो मराठा मुद्दों पर हमारा कंपटीटर हो सकता है, और वो है शिवसेना। शिवसेना को जब तक भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं करेंगे तब तक शिवसेना मजबूत रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी से अलग करने के बाद सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि उसे अपने साथ कुछ समय के लिए लाया जाए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी से अलग होती है तो वैसी स्थिति में अकेले चुनाव लड़े तो भी शिवसेना पूरी तरह से कमजोर नहीं होगी, जैसा कि 2014 में अलग अलग चुनाव भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने लड़ा, लेकिन फिर भी उस समय शिवसेना की स्थिति मजबूत रही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से आधी सीटें आई थी, लेकिन फिर भी 63 सीटें जो 2019 में भाजपा और शिवसेना के गठबंधन के बाद भी इनको 56 सीटें मिली थी। ऐसी स्थिति थी तो ये बार बार शरद पवार यही सोचा करते थे कि अगर उनके साथ हटा दें, अगर शिवसेना और भाजपा का गठबंधन तोड़वा दें और उद्धव ठाकरे को अकेले न छोड़कर अपने ग्रुप में शामिल कर ले, तो इनका विचार कंफ्यूज हो जाएगा, इनके कार्यकर्ता कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम सेकुलर हैं या फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए ये शरद पवार ने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, और उस कॉन्स्पिरेसी में सबसे बड़ा सहयोगी जो शिवसेना के अंदर था वो था संजय राउत। ऐसा अब शिवसेना यूबीटी के अंदर बात चलने लगी है। चर्चाएं थोड़ी पहले भी होती थी, लेकिन बैक टू बैक जो उद्धव ठाकरे की पार्टी को नुकसान हुआ, सिंपैथी वोट की बात की जाती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे को भी राहुल गांधी बना दिया गया। इस लोकसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को कोई फायदा नहीं हुआ था, केवल 9 सीट पर सिमट गई थी। जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना 21 सीटें 18 सीटें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ लाती थी, वो अगर 9 पर सिमट गई है तो ये राहुल गांधी वाला व्यवहार ही है कि राहुल गांधी को अगर 99 सीटें मिली तो सब लोगों ने कह दिया, देखिए आपने चुनाव जीत लिया, आपने चुनाव जीत लिया, कांग्रेस तो अब बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है। और इसी भ्रम में राहुल गांधी घूम घूम कर कहते रहे कि इस बार मोदी को उखाड़ दिया हमने, और वही स्थिति उद्धव ठाकरे के लिए रखी गई कि आप देखिए, आप तो इन लोगों के साथ चुनाव लड़े और फिर भी 9 सीटों पर जीत हासिल कर लिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी ने ये नहीं बताया कि आप नीचे गिर रहे हैं, आपको विकल्प देखना चाहिए कि फिर से हमें अपने एजेंडे, अपने मुद्दे पर वापस आना है या फिर इन्हीं लोगों के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव में स्थिति और खराब हो गई। अब तो स्थिति ऐसी है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में भयंकर विद्रोह मचा हुआ है। संजय राउत को इसी कारण से डांट कर, बेइज्जत कर कर मीटिंग से भगाया गया, और फिर उद्धव ठाकरे अभी इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। परिणाम आते इस संजय राउत की बखिया उधेड़ेगी। और दूसरी तरफ अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, अगर अपने मुद्दों में इन लोगों के साथ छोड़ा नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति आएगी कि फिर से भयंकर विद्रोह की स्थिति शिवसेना यूबीटी में आने वाली है। शिवसेना के जो सांसद हैं वो भी अब कंफ्यूज हैं कि अगर इसके बाद हमने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर इन्हीं लोगों की बात सुन ली तो फिर तो अपने क्षेत्र में जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे नेता यूबीटी के थे जिनको अपने क्षेत्र में विद्रोह का सामना करना पड़ा, शिव सैनिकों ने उसका विरोध किया, कई जगह पर पत्थरबाजी भी हुई, पिटाई भी हुई, और इसलिए इन लोगों को लगने लगा है कि हम अपनी पूरी विचारधारा को जो बदल चुके हैं उसके कारण उद्धव ठाकरे के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। इसलिए अगर उद्धव ठाकरे सुधरे नहीं, अगर उद्धव ठाकरे परिणाम के बाद अपने विचार पर फिर से वापस नहीं आए,
तो शिवसेना यूबी टीम में फिर से भयंकर विस्फोट होने वाला है। एक बार और टूटने वाली है पार्टी और ये 9 सांसद लेकर जो झुनझुना बजा रहे हैं उसमें से 6 से ज्यादा सांसद या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे या एकनाथ शिंदे के साथ आएंगे। जहां भी उन्हें मौका मिलेगा वो चले जाएंगे और ये कुछ नहीं कर सकते, एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। जैसे कि शिंदे बाहर गए थे और 56 में से 40 से ज्यादा विधायक शिंदे के साथ चले गए थे, इस बार भी वही होने वाला है और इसलिए उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा परेशान है। परेशान अरविंद केजरीवाल भी है और अरविंद केजरीवाल इसी वजह से धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं कि जल्दी कर लो, नहीं तो दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी वाले हमें बाहर भगा देंगे। ये परेशानियां मोदी विरोधियों में है और आपस में झगड़ा भी इस बात के लिए चल रहा है कि अब हमारे पास मुद्दा क्या बचा है, किस मुद्दे पर हम चुनाव लड़े, क्योंकि जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे थे वो तो सारा फेल होता जा रहा है। चाहे ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म हो, मुस्लिम परस्ती हो या फिर हिंदुत्व के खिलाफ जो राहुल गांधी के बार बार अलग अलग बयान होते हैं और किसी तरह से मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को भ्रमित करना और फिर रोजगार, विकास, अडानी अंबानी, ये सारे मुद्दे कांग्रेस के अपने चुनाव लड़ने वाले हरियाणा में भी फेल हो गए और गठबंधन जहां किया वहां भी फेल होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में मोदी विरोधी भी झगड़ा कर रहे हैं। 8 पार्टियों ने पलटी मारने की सोच ली है, कांग्रेस को अकेले छोड़ देंगे, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि कांग्रेस के कारण ही हम अपने स्टेट के मुद्दे न उठाकर इन लोगों के अडानी अंबानी और बड़े मुद्दे मोदी जैसे को टारगेट करने पर केंद्रित कर देते हैं और स्थानीय मुद्दे छूट जाता है, जिसके कारण लोगों में गुस्सा है और उस गठबंधन का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। पलटी मारना शुरू हो चुका है, यानी 2 चुनावों के एग्जिट पोल अभी परिणाम आना बाकी है और पूरे विपक्ष में भगदड़ मचा हुआ है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।